अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से हैं। तो हम अपना कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। काइंडली प्लीज चैट में बता दें कि अगर आवाज़ क्लियर है तो विल स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर। ठीक है, तो जिस तरह के कल हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद द रीजंस व्हाई देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी हैव कंप्लीटेड विद द रीजंस जो कि थे पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रिलीजियस कॉज, सोशल एज वेल एज मिलिट्री कॉज। दीज वर द 5 रीजंस। फिर हर कॉज के अंदर आपको बता दिया गया था उनके सब डिविजन्स के। पॉलिटिकल कॉज में बेसिकली देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद आपको लैंग्वेज इशू बता दिया गया था कि उन्होंने जो है संस्कृत और पर्शियन की जगह जो है इंग्लिश को वो किया था, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी। ठीक है, जिसमें पर्शियन और संस्कृत को रिप्लेस किया था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बेसिकली वेस्टर्नाइज करना चाहते थे, इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने जो थी न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अच्छा, देयर आर समथिंग न्यू व्हिच आई हैव एडेड, तो आई विल जस्ट शो इट टू देम। फिर आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यू वी विल स्टार्ट ऑफ विद द पॉलिटिकल कॉज। ये सब तो वही है। व्हाट आई हैव एडेड इज कि देयर वाज अनदर पॉलिटिकल इशू, क्योंकि पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो बेसिकली रूल कर रहे थे वो मुगल एम्पायर रूल कर रहे थे। ठीक है, और मुगल एम्पायर्स जो है औरंगजेब के बाद बहुत सारे चेंज हुए, बहुत सारे सक्सेसर्स आए। ठीक है, तो जो लास्ट जो मुगल एम्परर थे ही वाज बहादुर शाह टू। ठीक है, अब जब मुगल एम्परर की पावर बिल्कुल जो थी मिनिमम रह गई थी, ठीक है, बिल्कुल उनके पास पावर नहीं बची थी, तो ब्रिटिश की जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, जब ब्रिटिश का अराइवल हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने इस रॉयल फैमिली को, मुगल एम्परर की फैमिली को, जो दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल था वहां के रेड फोर्ट से रिमूव करके उनको एक बहुत ही हिडन एरिया में, बहुत ही डार्क एरिया में उनको कुतुब साहिब की जगह पे उनको मूव कर दिया था। ठीक है, ही मूव द फैमिली, ही मूव द रॉयल फैमिली फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली टुवर्ड्स द ऑब्सक्योर कुतुब साहिब। ठीक है, जो कि इंडियंस को ऐसे क्या फील हुआ कि दिस इज अ साइन ऑफ मिस ट्रीटमेंट, दे मिस ट्रीटेड विद द एम्पायर फैमिली, क्योंकि बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल जो था मुगल एम्पायर का ही चला आ रहा था और काफी अरसे से चला आ रहा था। तो व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो व्हेन दे मूव्ड द मुगल एम्परर इटसेल्फ, उनकी पूरी फैमिली को हटा दिया, तो इंडियंस सॉ दिस एज अ साइन ऑफ मिस ट्रीटमेंट। उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा रवैया ब्रिटिश का नहीं था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अच्छा रवैया नहीं था, क्योंकि कल आपको बताया था इकोनॉमिक कॉज के अंदर कि उन्होंने इंडियंस को जो था उसमें सोशल कॉज में कि उन्होंने इंडियंस को अपने से इंफीरियर रखा था। ठीक है, दे ब्रिटिश केप्ट देमसेल्फ सुपीरियर एंड दे फेल्ट, दे शोड द इंडियंस एज इफ दे आर इंफीरियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और फिर आपको ये तो बता ही दिया था कि इंडियन सोल्जर्स की कमी थी इंडियन सिविल सर्विसेज में, आईसीएस में। नेटिव इंडियंस जो थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम थी, उनके पास दे वर लैकिंग अपॉर्चुनिटीज, तो जिसकी वजह से दे हैड मोर हेट्रेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। ठीक है, आप इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लें, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दे कैन ऐड इट इन देयर नोट्स। ठीक है, तो दीज वर द रीजंस, दीज वर द पॉलिटिकल रीजंस why the Indians, they hated the British rule, they hated the British expansion, British reforms, जिसकी वजह से they had to start this war of independence। ठीक है, सो वील मूव ऑन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में आपको बता दिया था एग्रारियन पॉलिसी के बारे में, फिर आपको लोकल इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, विल जस्ट ओवरव्यू कि एग्रारियन पॉलिसी के अंदर बेसिकली ब्रिटिश ने जमींदारों से कहा था कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई जाए, और जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाएंगे उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज में, लोकल इंडस्ट्रीज का मतलब है इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो थी डिस्ट्रक्शन आई। उसमें डिस्ट्रक्शन आने की वजह ये थी कि पहले जो था, जब ईआईसी आया था, तो ईआईसी इंडिया के पास आया था ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया वाज सेलिंग कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हेन ब्रिटिश ने खुद अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने ट्रेडिंग पोस्ट खोल दिए थे 3 जगह पे, दैट इज बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता।
तो वहां पे फिर ब्रिटिश खुद ही जो था उनका जो था, जो इंडिया प्रोड्यूस करता था कॉटन, रॉ कॉटन, ठीक है, उसको वो लोग लेते थे, ठीक है, एंड दिस यूज टू सेल दैट कॉटन इन इंडिया इटसेल्फ, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ना वो कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि नाउ इम्पोर्टेड गुड्स वर बीइंग कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो लोग जो थे वो लोकल इंडस्ट्री से नहीं लेते थे, तो इंडियन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इट बैडली सफर्ड ड्यू टू दिस, ठीक है। और फिर इंडियन की वेल्थ की एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई थी कि उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है, हाई टैक्सेस वर बीइंग इम्पोज्ड। टैक्स कलेक्टर्स, जो बंदे टैक्स कलेक्ट किया करते थे, दे वर करप्ट, और क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर पीपल थे व्हेन दे वर करप्ट, तो प्रॉब्लम ये आती थी कि due to their corruption they used to use this money for their own pleasure, for their own luxury, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो थी वो अमाउंट इस्तेमाल होती थी, ठीक है, इट वाज नॉट गिवन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इट वाज यूज्ड फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो सिपॉइस थे, ठीक है, सिपॉइस का मतलब होते हैं जो आर्मी के बंदे होते हैं, यानी कि इन्फेंट्री, उनकी सैलरीज को बहुत लो रखा गया था, दिस लेड टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्मी सेक्टर के अंदर देर वर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सिपॉइस की जो थी क्वांटिटी दे वर लेस एज कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स, ये ज्यादा हायरिंग शुरू हो गई थी। और ब्रिटिश ने अपने लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो था वो अपना रूल ले आया था, ठीक है, तो ब्रिटिश ने अपने लिए हायर पोस्ट रिजर्व की हुई थी एज कम्पेयर टू द इंडियंस, इंडियंस को लोअर पोस्ट दी गई थी, क्योंकि हमने सोशल कॉज में कल पढ़ा था कि ब्रिटिश केप्ट इंडियंस इंफीरियर। इसको भी अब आप नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर सोशल रीजंस, ठीक है। आई स्विच टू सोशल कॉज। फिर सोशल कॉज के अंदर बेसिकली क्या था, जिस तरह कल बताया गया था कि इंडियंस का उन्होंने लोअर व्यू रखा था, वो लोग इंडियंस को इंफीरियर कंसिडर करते थे, इस वजह से वो इंडियन सोसाइटी में अपना खुद का कल्चर स्प्रेड करना चाहते थे ब्रिटिश, ठीक है, और इस वजह से ब्रिटिश दे वर इवन रिलक्टेंट इन गिविंग द इंडियंस हाई पोजीशन जॉब्स, ठीक है। और ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडियंस की तरफ बहुत ही हार्श था, ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ बहुत ही एरोगेंट था। और ब्रिटिश अपना जब कल्चर इंट्रोड्यूस करके लाया था इंडिया के अंदर, तो बेसिकली ब्रिटिश ने अपनी जो थी नई पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर ब्रिटिश जो था उसने रोड, रेलवेज और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि इंडियंस को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। इंडियंस वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दीज ब्रिटिश रिफॉर्म्स या दीज ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए जो लास्ट पॉइंट है, देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर रिलीजियस कॉज। अच्छा, रिलीजियस कॉज के अंदर आपको बताया गया था कि एंटी रिलीजियस लॉज जो थे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू का जो ट्रेडिशन था उसको अबॉलिश करा दिया था, पर्दा को बैन कर दिया था, सती को बैन कर दिया गया था, which was basically burning of widows with the funeral of their husband, ठीक है। और वुमेन्स को अलाउ कर दिया था कि दे कैन, विडोज को अलाउ कर दिया था कि दे कैन रीमैरी। साथ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने जो थे पादरियों को इनवाइट किया था इंग्लैंड से, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इनवाइट किया था कि आप इंग्लैंड से आए और आके यहाँ पे इंडिया में इंडियंस को प्रीच करें, ठीक है। अब इंडियंस के अंदर तीन थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, तो दे वर लाइक कि इन तीनों को जो है दे वांटेड टू कन्वर्ट हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी, टू इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी, टू सिख, they wanted to convert Sikhism to Christianity. They wanted to spread Christianity over all the Indian subcontinent. And then मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को टॉट किया स्कूल में, इसके अंदर उन्होंने बाइबल को, जो इनकी होली बुक है क्रिश्चियन की, उसको उन्होंने सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था कि सो दैट द इंडियंस शुड स्टडी दिस एंड दे मेड दिस पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एज वेल। तो इंडियंस जो थे दे गॉट ऑफेंडेड क्योंकि दे फेल्ट कि देयर रिलीजन वाज अंडर द थ्रेट
and due to which basically the war started. ठीक है, उसके बाद देन इट वाज द मिलिट्री कॉज. इसको भी जो है जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन कर ले, दे कैन डू इट. सो आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट कॉज व्हिच इज द मिलिट्री कॉज. ठीक है, फिर इन द मिलिट्री कॉज बेसिकली क्या हुआ था, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था. ठीक है, ब्रिटिश दे वांटेड टू अटैक अफगानिस्तान क्योंकि दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी. आपको याद होगा जब मैंने आपको ब्रिटिश के रूल पढ़ाया था उसके एक्सपेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1839 के अंदर बेसिकली व्हेन द ब्रिटिश दे वांटेड टू एनेक्सेट अफगानिस्तान तो एंटर हो गए थे, लेकिन 1841 में दे गॉट ह्यूमिलिएटेड, जिसकी वजह से दे हैड टू लीव अफगानिस्तान. अफगान जो थे उनके खिलाफ चले गए थे, दे हैड टू लीव अफगानिस्तान. तो इसके बाद व्हेन ब्रिटिश रूल स्टार्टेड, ठीक है, सो दे वांटेड टू basically attack on Afghanistan to make Afghanistan as well as the part of their colony. लेकिन उस टाइम पे इंडियंस के अंदर मुस्लिम्स दे डिडंट वांट टू अटैक देयर मुस्लिम ब्रदर, इस वजह से मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया. एंड सिमिलरली जो इंडियंस में जो हिंदूज थे दे डिडंट वांट टू लीव देयर मदर इंडिया एंड फाइट फॉर अफगानिस्तान. ठीक है, तो इस वजह से अच्छा फिर इसके अंदर उन्होंने यहाँ तक बोला था ये भी रूमर. तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने इंडियन आर्मी को बैन कर दिया और बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. इसके अलावा फिर ये भी अफवाह फैली थी कि मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख सोल्जर्स को अब क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि उनको अब अब्रॉड भेजेंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि दे रिफ्यूज्ड. तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम आर्मी के अंदर भी मिलिट्री के सोल्जर्स को, मिलिट्री के ऑफिशियल्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर. एंड देन द लास्ट रीजन बिहाइंड दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस. ठीक है, तो ब्रिटिश ने बेसिकली एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस कराई थी विच वाज नोन एज ली इनफील्ड. पुरानी जो इनकी राइफल थी दैट वाज नोन एज ब्राउन मस्कत. फिर इस राइफल को यूज करने के लिए, इसकी कार्ट्रिज के लिए सोल्जर्स को जो था वो कार्ट्रिज का टॉप को च्यू करना था और कार्ट्रिज जो थी वो ग्रीस हुई भी थी काउ और पिग के फैट से. तो बेसिकली पिग जो था वो मुसलमानों के लिए हराम था और काउ जो था वो हिंदुओं के लिए एक सेक्रेट एनिमल था, इनका होली एनिमल था. तो दोनों जो कम्युनिटीज थी उन्होंने इस कार्ट्रिज को रिफ्यूज करने से मना कर दिया, इस वजह से ये वॉर स्टार्ट हो गई. तो विद दिस वी आर डन विद द मिलिट्री कॉज. ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद वी एंडेड आवर यस्टरडेज क्लास विद दिस क्वेश्चन, the reason for the war of independence. So I told you you need to write level 1, level 2 and level 3 आंसर, जिसके अंदर आपको ये बताना होगा सिंपल स्टेटमेंट में कि वॉर कब स्टार्ट हुई और किन के बीच में स्टार्ट हुई. ठीक है, फिर आपको जो है वो रीजंस आइडेंटिफाई करने होंगे, यानी द रीजंस बिहाइंड दिस आउटब्रेक या रीजंस बिहाइंड दिस इंडियन रिवॉल्ट, which are basically political, social, economic, military and religious. Then you need to explain the reason in brief, क्योंकि it's a 7 mark question, तो no need to go in detail. आप सबका बस वन लाइन भी अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो इट्स मोर देन इनफ, आपका आराम से 2 पैरा आंसर बन जाता है. अब इस वॉर का रिजल्ट क्या निकला. ठीक है, वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि इनिशियली जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इनिशियली देयर वाज अ सक्सेस फॉर द इंडियंस. ठीक है, लेकिन दिस वॉर का रिजल्ट फाइनली इट फेल्ड. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली इट फेल्ड. तो अब इंडियन की सक्सेस कैसे हुई, सक्सेस ऐसे हुई कि सबसे पहले इंडिया ने मीरत को कर लिया सैक. मीरत इज अ प्लेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां से ये वॉर स्टार्ट हुई थी. ये वॉर बिगिन ही मीरत से हुई थी. ठीक है, तो जब इंडियन ऑफिसर्स ने इस एरिया को जो था वो सैक किया था तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे दे वर पुट टू डेथ. फिर आगे ये इंडियन की जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जिसमें एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने आगे बढ़े दिल्ली की तरफ और उन्होंने इस इलाके को भी कैप्चर किया. अच्छा, इस जमाने में जो थे मुगल एम्परर जो बहादुर शाह टू थे, ही वाज अ यूनिफाइंग सिंबल फॉर दिस अपराइजिंग एंड अ विनिंग सपोर्ट फॉर बोथ दी मुस्लिम्स एंड हिंदू. ठीक है, तो उसके बाद फिर ये वॉर फटाफट स्प्रेड हो गई और ब्रिटिश ने अपना पूरा जो एरिया जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, मथुरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद एज वेल एज दिल्ली,
ठीक है, इन सारे इलाकों पे ब्रिटिश का कंट्रोल फटाफट लॉस्ट हो गया। तो यू कैन मेंशन ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मथुरा, झांसी, कानपुर एंड इलाहाबाद एज वेल एज दिल्ली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही सोल्जर्स आगे बढ़ गए थे एंड दे स्टार्टेड टू कैप्चर इट। उसके बाद लखनऊ को भी उन्होंने ले लिया था। जो ब्रिटिश रूल वाज ऑलमोस्ट टूवर्ड्स एन एंड। लेकिन व्हाई दिस फेल्ड, व्हाई द वॉर फेल्ड, क्योंकि देयर वर लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स आपका मतलब ये बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम, उनके बीच में जो था यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फिर दे वर लैकिंग रिसोर्सेज, फिर देयर वर लैक ऑफ लीडरशिप बिटवीन द कैपेबल लीडर्स, फिर देयर वाज रोल ऑफ ट्रेटर्स। ठीक है, इनके बीच में इंडियन ऑफिसर्स के बीच में ट्रेटर्स भी बहुत सारे थे। एंड देन बिकॉज देयर वाज नो कैपेबल सक्सेसर लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज जो बहादुर शाह टू थे, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ड्यूरिंग दिस टाइम ही वाज वेरी वीक, तो वो सारी की सारी इंडियन आर्मी को साथ यूनाइट नहीं कर पाए। इसकी वजह से बेसिकली Indians lost, and the most important reason was that the British was well trained, well equipped, and more superior as compared to the Indians. ठीक है, so we will start off with the reasons for failure. यहाँ तक अगर सबको अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें, so we'll continue further. ठीक है, so we'll start further. फिर reasons for failure में basically due to the lack of unity and coordination. अब फ्रीडम फाइटर्स के बीच में देयर वाज नो यूनिटी एंड देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द फ्रीडम फाइटर्स, दैट इज बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनके बीच में देयर वाज नो यूनिटी एंड नो कोऑर्डिनेशन। सारे के सारे बंदे अपने ओन ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, मुस्लिम्स बेसिकली फाइट कर रहे थे क्योंकि वो मुगल एम्पायर को रिस्टोर करना चाहते थे। दे वांटेड टू रिस्टोर बैक द मुगल एम्पायर। जबकि हिंदूज इसलिए फाइट कर रहे थे क्योंकि वो वापस अपना इंडिया पे कंट्रोल चाहते थे, क्योंकि वो जो उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस पे अब ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था, ब्रिटिश के रूल के अंडर आ गया था। ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना दिया था। तो हिंदूज क्योंकि वापस चाहते थे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल, सो दे वर जस्ट फाइटिंग टू गेट बैक इंडिया। एंड मुस्लिम्स वर बेसिकली फाइटिंग टू रिस्टोर देयर मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर वाज ऑलरेडी टूवर्ड्स द डिक्लाइन। ठीक है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, तभी इंडिया ब्रिटिश का कंट्रोल आया था और तभी ब्रिटिश ने अपने रिफॉर्म्स किए थे और ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज लेकर आया था। ठीक है, इस वजह से ये इंडियंस का एक रिवॉर्ड था। लेकिन द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, इंडियंस के अंदर ही देयर वर डिफरेंट कम्युनिटीज, तो इस वजह से they could not face the British and so they lost the war. फिर सेकंड देयर वर लैक ऑफ फंड्स एंड सपोर्ट। ठीक है, यानी कि देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो फ्रीडम फाइटर्स थे बेसिकली द हिंदूज एंड द मुस्लिम, दे लैक द रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स। ऑफ ऑल टाइप्स या फिर कहने का मतलब ये है कि दे हैड शॉर्टेज ऑफ फूड, वॉर इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स। दे इवन डिडंट हैव वेपन्स क्योंकि उनके जो वेपन्स थे वो बेसिकली रस्टेड थे, आउटडेटेड थे, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो वॉर को लॉस्ट कर गए। ठीक है, इंडियंस जो थे they were not able to basically manage with the British strength, क्योंकि British at that time was much more powerful and much more stronger as compared to the Indians. ठीक है, फिर we'll move on with the third reason, that is lack of leadership. तो इन लैक ऑफ लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली देर वॉज लेस सेंस ऑफ नेशनलिज्म। लेस सेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ये कि जो रेबल आर्मी थी, यानी जो रेबल फोर्सेस थी, विच इंक्लूडेड बेसिकली द हिंदू, मुस्लिम एंड द सिख, दे हैड डिसयूनिटी अमंग देम। दे ऑल लैक्ड अ कॉमन पर्पस, क्योंकि दे उनका कॉमन पर्पस ये नहीं था कि दे डिडंट वांट द ब्रिटिश रूल। बेसिकली उनका everyone had their own objectives, everyone was fighting for their own interest। ठीक है, तो इस वजह से there was no proper military tactics with them। कोई मिलिट्री जीनियस नहीं था, कोई मिलिट्री स्टेटमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं था। बेसिकली जनरल बख्त खान जो थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, लेकिन उनको इस
सारी फोर्सेस का, पूरी आर्मी का चार्जिंग उनके पास था। ठीक है। जो दो और कैपेबल लीडर्स थे वो थे रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहेब। ठीक है, ये दो कैपेबल लीडर्स थे, लेकिन इवन दीज बोथ दे वर पुट इनटू प्रिजन। इनको ब्रिटिश ने प्रिजन में डाल दिया था। तो इस वजह से बेसिकली ड्यू टू दिस इशू दे लैक द पावर। ठीक है, एंड एज दे लैक द पावर, तो उनके पास कोई बेहतरीन लीडर ही नहीं था। देयर वाज नो कैपेबल लीडर विद देम हु कुड हेल्प देम इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। इसके बाद देन देयर वाज द रोल ऑफ ट्रेटर्स। अब रोल ऑफ ट्रेटर्स में बेसिकली क्या है, बेसिकली ब्रिटिश जो था वो कामयाब रहा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्राइब करने में। ठीक है, जैसे कि मौलवी रजब अली थे, हकीम एहसानुल्लाह थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो थे वो डोगरा भी थे। तो सिंह डोगरा भी थे जिनको उन्होंने ब्राइब किया था। तो ड्यू टू दिस इशू, ठीक है, दिस वाज अ ह्यूज सेटबैक टू इंडियंस, क्योंकि इंडियन की फोर्सेस दे वर नॉट विद द इंडियंस इटसेल्फ। ठीक है, दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश आर्मी, दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश फोर्सेस। तो जिसकी वजह से जो है दे हैड टू लॉस द वॉर। तो इंडियन जो थे वो वॉर हार गए थे इस वजह से। And then if you look on towards the British army, तो British army as compared to Indians, ठीक है, they were much more superior। ठीक है, they were technologically in a better condition than the Indians। they had advanced weaponry। ठीक है, as compared to the Indians, क्योंकि Indian के पास basically क्या थी, they had traditional as well as outdated weaponry। उनकी weapons, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनकी कैपेबिलिटी वाज ऑल लेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड। सो वी कैन मेंशन द ब्रिटिश आर्मी वाज and well trained in comparison to the Indian army। ठीक है, then we'll move on towards the last reason, that is basically there were no capable successors because the last Mughal emperor जो कि बहादुर शाह जफर थे, यानी कि उनका दूसरा नाम बहादुर शाह टू था, he was considered the main leader of the revolt, क्योंकि he, मैंने आपको ऊपर बताया था कि he was the unifying symbol for both the Hindus as well as the Muslims। तो he was considered the main leader, लेकिन क्योंकि he was very weak and very old, तो he showed incompetence during the war। वो इतना अप टू द मार्क नहीं थे, ही वॉज नॉट दैट मच वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश वर मोर स्ट्रॉन्गर, ब्रिटिश स्ट्रेंथ was higher as compared to the Indians। Therefore, he was unable to unite all the Indian rulers and Indian army। तो इस वजह से ड्यू टू हिज पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीक कंट्रोल, इंडियंस जो थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गए थे। ठीक है, तो दीज वर द रीजंस बेसिकली बिहाइंड द वॉर। ठीक है, बिहाइंड द फेलियर, बेसिकली वॉर का जो फेलियर हुआ था इसकी ये रीजंस थे। तो अब हुआ क्या था, ब्रिटिश जो थे, इसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वॉर, द रिजल्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडियंस तो वॉर हार गए, ब्रिटिश बिकेम देयर रूलर। अब जब ब्रिटिश जो है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूलर बन गए, तो ब्रिटिश यहाँ पे कुछ चेंज ले आए थे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के अंदर। अब जो पहले ब्रिटिश ने अपनी प्राइवेट कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खोली हुई थी, ठीक है, वो उन्होंने एंड कर दी थी। और ब्रिटिश ने जो था अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी, एंड दे टोल्ड दैट दे विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैटर्स इन इंडिया, क्योंकि अब उन्होंने क्राउन रूल स्टैब्लिश कर दिया था। ब्रिटिश ने अब क्राउन रूल स्टैब्लिश कर दिया था, जिसके अंदर वो न्यू रिफॉर्म्स ले आए थे और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। इंडियंस को उन्होंने ज्यादा से दिया था पॉलिटिक्स के अंदर, यानी इन द इंडियन पॉलिटिक्स बेसिकली इंडिया को दे गिव अ चांस ऑफ more position, they give more political say to the Indians।
फिर उन्होंने नए काउंसिल्स इस्टेब्लिश किए थे प्रोविंसेस के अंदर। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे वो प्रोविंशियल लेवल्स में ले आए थे। उसके बाद उन्होंने इंडियंस को अब इलेक्ट किया था प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर, ताकि इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पे पावर मिल पाए। ठीक है। और यहाँ पे क्राउन रूल इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ब्रिटिश जो थे वो अब ले आए थे क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो थी, शी वॉज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो दीज वर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स जो कि इनके लिए फायदा हुआ था। ठीक है। इंडियंस ने तो एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है। मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश। अब वो क्या ब्लेमिंग थी, विल मूव ऑन फर्दर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? इंडियंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश के रूल को एंड करें और अपना खुद का रूल लेकर आए, ठीक है, हम खुद अपनी कंट्री को रूल करें, वो तो नहीं हो पाया। ब्रिटिश को बल्कि पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई थी ओवर द कंट्री। इसी जैसे ब्रिटिश जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेटअप जो था ब्रिटिश ने करना शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर ही। ठीक है। ब्रिटिश अपने लॉज और पॉलिसीज ले आया था। इसके अलावा अब इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद, इसको लूज करने के बाद, जो मुगल एम्पायर की जो पोजीशन थी मुगल एम्पायर की, वो हट गई। इट वाज रिमूव फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिक्स। मुगल रूल बिल्कुल एंड हो गया था। ठीक है। और कंट्री डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी। और इसकी प्रोक्लेमेशन किसने की थी? 1858 में हुई थी बाय क्वीन विक्टोरिया। शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो वॉर के जो रिजल्ट हुए थे, वॉर का रिजल्ट क्या था बेसिकली कि ब्रिटिश दे वॉन द वॉर एंड इंडियंस लॉस्ट द वॉर। लेकिन अब इसके अंदर जो रूलर और जो रूल्ड पीपल थे उनके बीच में देयर वाज लैक ऑफ ट्रस्ट। व्हाई? द रूलर्स वर द ब्रिटिश, द रूल्ड पीपल वर द इंडियंस। ठीक है। ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द इंडियन वाज वेरी रिजिड, वाज वेरी टफ टुवर्ड्स देम। ठीक है। इंडियंस, ब्रिटिश ने बेसिकली मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल भी, ही हेल्ड द मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपराइजिंग। यानी द मुस्लिम्स वर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस रिवॉल्ट। जो इंडियंस का जो रिवॉल्ट हुआ था, बेसिकली इट वाज नोन एज अ मुस्लिम रिवॉल्ट, कि मुस्लिम्स ने रिवॉल्ट किया था। ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली जो हुई थी, इट वाज द मुस्लिम रिवॉल्ट, नॉट द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है। तो मुस्लिम्स वर बेसिकली बीइंग क्रश्ड। ठीक है। बिकॉज द ब्रिटिश दे हेल्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपराइजिंग। और फिर जो आर्मी जिसने इस वॉर में हिस्सा लिया था, इसको दोबारा ब्रिटिश ने अब रिवाइज किया था एंड दे रिमूव दो सोल्जर्स। ठीक है। और अब यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज किया था। ब्रिटिश ने उन फोर्सेस को अब आर्मी से हटा दिया था जो कि ब्रिटिश के खिलाफ जिन्होंने रिबेल किया था। ठीक है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली अपनी पॉलिसीज ले आए थे। ठीक है। तो अब यहाँ से ब्रिटिश का रूल होना शुरू हो गया था। ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिश जो थे उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए थे कि अब वो इंडिया को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो ब्रिटिश का जो रूल था बेसिकली, इसको बहुत सारे इंडियंस में अनपॉपुलर माना गया था, क्योंकि यहाँ पे अब इंडियन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी टू रिप्रेजेंट द इंडियंस इन सेल्फ, एंड दैट पार्टी वाज नोन एज INC। ठीक है। विच वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे इन आवर फॉलोइंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। फिर आई हैव सम CI टाइप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक सब नोट कर चुके हैं तो प्लीज मुझे चैट में बता दें, सो आई विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है। सो वील मूव ऑन फर्दर। अब द CI एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जिसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि व्हाई वर द ब्रिटिश एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय 1850। ठीक है। इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन। इसका मतलब है यू शुड नो कि इट इज अ 2 पैरा आंसर, 2 to 3 पैरा आंसर मैक्सिमम।
ठीक है, अब इसके अंदर ब्रिटिश ने बेसिकली इंडिया का कंट्रोल क्यों लिया था? तो इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश बेसिकली दे वर बेटर एंड पावरफुल एज कम्पेयर टू द इंडियंस। ठीक है, बिकॉज नाउ द ब्रिटिश हैड द मनी विद देम ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, दे हैड अ बेटर आर्मी, they had more modern equipments, they were more skilled, they had more strategies, okay, they had more tactics. And now when the British arrived in India, they built over here a huge network of roads, railways, and they made the communication and transport link much better. Okay, so this basically benefited the British links. ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश हैड मोर वेल्थ ओवर हियर। उसके बाद तो अब जब ब्रिटिश के पास ज्यादा वेल्थ आ गई तो बेसिकली नाउ दे स्टार्टेड देयर एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ एक तरफ आपने क्या बताया कि ब्रिटिश की क्या एबिलिटी थी कि वो इंडिया पे कंट्रोल ले पाए। अब दूसरी तरफ आपको ये बताना होगा, यानी आपने यहाँ पे ब्रिटिश के स्ट्रेंथ को मेंशन कर दिया। द सेकंड पार्ट यू नीड टू मेंशन कि इंडिया की क्या वीकनेसेस थी। तो बेसिकली क्या वीकनेस थी कि मुगल्स जो थे दे वर ऑलरेडी टुवर्ड्स द डिक्लाइन, दे वर ओनली टुवर्ड्स द वर्ज ऑफ डिक्लाइन because they were living a luxurious life. Their nobles, their princes, their people, the Mughal people, they were all indulged in pleasure seeking activities. There was no skilled warrior left with them. Okay, their Mughal treasury was towards bankrupt, and the emperor, there were succession disputes, and the emperor had a difficulty in ruling the vast empire. Okay, because there were no law of succession, there were infightings between the leader itself. So the Mughal rule was becoming weaker day by day. So यहाँ पे आपने बताना पड़ेगा कि ब्रिटिश की एबिलिटी थी कि they arrived in India because India was very weak and they could not कंट्रोल इट। फिर यू नीड टू टेल कि जब ब्रिटिश एंटर हुए तो ब्रिटिश टुक एडवांटेज, हैड एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द ट्रेटर्स। ठीक है, सो ब्रिटिश को टेक टुक कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ इंडिया, जैसे कि इन बैटल ऑफ प्लाजे मीर जाफर ही बिट्रेड द नवाब, एंड देन मीर सादिक he betrayed also his nawab in battle of buxar. So british had vast areas of bengal as well as Oud, Bihar. And then you need to tell the British they introduced governor generals into the provinces as well. British army thi, they had more resources, more superior weapons and skills as compared to the Indians. So British could easily take control of the India. And British started its expansion from 1750 and was able to take control of India by 1850. ठीक है, then if you look at the 10 mark question, it's approximately as compared to the 14 marks question. इसमें उन्होंने पूछा कि was the work of Christian missionaries the most important reasons why the Indian opposed the British attempt to westernize them between 1750 and 1850? तो over here इसके अंदर आपको क्या बताना होगा, you need to tell all the causes। ठीक है, और इसमें आपको ये बताना होगा कि क्या क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कॉज था या क्या ये जो वर्क था इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यू नीड टू टेल ऑल द कॉजेज। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज ले आए थे, ब्रिटिश अपना वेस्टर्न सिस्टम लाना चाहते थे। वो जो थे उन्होंने अपनी रिलीजियस एंटी रिलीजियस पॉलिसीज के जरिए उन्होंने इंडियन के ट्रेडिशंस को, इंडियंस के कस्टम को उन्होंने बैन किया था। ब्रिटिश जो थे वो अपनी रिलीजियस पॉलिसीज लाना चाहते थे, ब्रिटिश अपनी सोशल पॉलिसीज, अपना मिलिट्री पॉलिसीज लाना चाहते थे। लेकिन इन द एंड यू नीड टू टेल कि जो क्रिश्चियनरी मिशनरीज का जो वर्क था उसको बेसिकली इंडियाज ने अपोज किया था। ठीक है, और इंडिया ने रिसेंट भी किया था इस क्रिश्चियन रिलीजन को, तो इस वजह से इंडियंस की जो रिलेशन थे विद द ब्रिटिश इट वर्सेंड, क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एक्ट, बेसिकली दे अपोज दिस एक्ट। ठीक है, देन इफ यू लुक एट द लास्ट क्वेश्चंस, इसके अंदर क्या है, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल टू मीट इट्स एम इन 1857? तो इसके अंदर बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने क्यों जो थे वो अपने एम्स को पूरा नहीं कर पाए थे 1857 के अंदर। यू नीड टू टेल ऑल द रीजंस कि इंडिया के अंदर जो थी देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी, देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, and there were lack of leadership, there were no capable leaders, they were fighting between them। तो इसकी वजह से बेसिकली
इंडियंस जो थे दे कुड नॉट मीट देयर एम्स, एंड सो फाइनली एज अ रिजल्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली फेल्ड। ठीक है, यू नीड टू टेल दिस। फिर आपको ये भी बताना होगा कि वो जो जनरल थे उनके, जैसे बहादुर शाह जफर, ही वाज वेरी वीक, ही वाज अरेस्टेड। जो बाकी जो कैपेबल लीडर्स थे जैसे झांसी की रानी, नाना साहेब, दे ऑल दे रिबेल्ड बट दे वर अरेस्टेड। ठीक है, तो इंडियंस कुड नॉट मीट देयर एम, और मुगल एम्पायर बिल्कुल अपनी डिक्लाइन की तरफ था। तो यू नीड टू मेंशन ऑल दोस रीजंस जो अभी हमने पढ़े हैं, द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द वॉर। And then if you look at the last question, was the introduction of doctrine of lapse in 1852 the most important reason for the war of independence in 1857? So you need to mention a doctrine of lapse was under the heading of political cause. So you need to mention all the causes, that is political, social, religious, economic, and military. And then your answer should conclude with the important reason was the introduction of grease cartridges basically. ठीक है, इसके अंदर यू नीड टू एंड योर आंसर विद द रीजन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस, कि दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यू नीड टू मेंशन दैट द इट वाज अ रीजन, ठीक है, बट इट वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द रियल कॉज behind the war of independence was introduction of grease cartridges, as these cartridges were covered with the animal fat, and the Muslims and the Hindu soldiers, they refused to use these cartridges. So therefore, many soldiers, many sepoy, they started started their uprising, the revolt from Meerut, and they killed the British officers as well as their family. So this war of independence spread to many places जो उन्होंने कैप्चर की थी, जैसे कि कानपुर, झांसी, इट स्प्रेड टू इलाहाबाद, दिल्ली एज वेल एज लखनऊ। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कोर्स। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लें, एंड आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू गेट देम चेक, तो नो प्रॉब्लम, दे कैन सेंड मी ऑन देयर प्राइवेट विंडो। ठीक है, और अगर सबने उसको नोट डाउन कर लिया और कोई डाउट नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें इफ इट्स डन बाय एवरीवन। ठीक है, सो वील एंड आवर क्लास ओवर हियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी हिस्ट्री के लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे जहां हम EIC पे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो काइंडली प्लीज मुझे बता दें, लास्ट हमने EIC कंप्लीट कर लिया था? जी स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ हैं? आपको आवाज आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो वील जस्ट स्टार्ट विद एन ओवरव्यू। जैसे कि हमने EIC लास्ट क्लास में किया था, तो आपको EIC के बारे में बताया था कि EIC जो है इट्स बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी। जब मुगल एम्पायर के डाउनफॉल हो गया था, जब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उस टाइम पे जो है फिर ब्रिटिश की एक प्राइवेट कंपनी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स चला रहे थे, दैट इज EIC, उनको जो थी इजाज़त मिली थी क्वीन एलिजाबेथ वन से इन 1600 AD। उसके बाद ये EIC जो थी इट स्टार्टेड देयर ट्रेड वर्क इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इस EIC के अंदर जो है मैंने आपको बता दिया था कि EIC क्या थी। एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे। उसको ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उस ग्रुप को रन किया करते थे, और उनको परमिशन मिल गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन से। उसके बाद फिर आपको ये भी बता दिया था कि EIC जो है वो कब बनी थी। सबसे पहले उनको 1600 में उनको परमिशन मिली, फिर 1608 में उनको जो है फर्स्ट उनकी ब्रिटिश शिप लैंड हुई थी गुजरात के अंदर, फिर 1612 में उनको परमिशन मिल गई थी गुजरात के गवर्नर से कि वो गुजरात में ट्रेड शुरू कर सकते हैं।
और 1615 के अंदर जो है, जो मुगल एम्पर थे, एम्पर जहांगीर, उन्होंने ईआईसी को अलाउ कर दिया था कि दे कैन ट्रेड ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद फिर आपको ये भी बता दिया था कि कहाँ से ईआईसी जो था वो शुरू हुआ था। उनको ट्रेड मोनोपोली बेसिकली मिली थी ब्रिटेन और अफ्रीका के ईस्ट एरियाज के अंदर करने की। लेकिन ईआईसी ने अटेम्प्ट की थी कि वो एक इंडोनेशियन रीजन के अंदर जाके जो है अटेम्प्ट करें, लेकिन इंडोनेशियन रीजन के अंदर डच और यूरोपियंस रहते थे और उस इलाके में डच का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। तो जब वहाँ डच के साथ वॉर्स हुई तो उसमें ब्रिटिश जो थे वो डिफीट हो गए। ठीक है, तो जब वो वापस जा रहे थे ईआईसी, तो दे जस्ट ट्राइड देयर लक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो लक उनकी हो गई कामयाब। तो उनकी जो फर्स्ट शिप थी, इट लैंडेड इन गुजरात, अ प्लेस इन गुजरात है सूरत। ठीक है, वहां पे लैंड हुई थी। अब ये ईआईसी आईक्यू थी ट्रेड करने। ईआईसी बेसिकली इंडिया आईक्यू थी। ईआईसी आई थी ट्रेड करने के लिए। दूसरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बेतहाशा वेल्थ थी, इमेंस वेल्थ जो कि मुगल ट्रेजरी की थी, उससे अट्रैक्ट हुए थे, इंडिया को प्रोटेक्ट करने आए थे। इंडिया को प्रोटेक्ट करने से उनका मकसद ये था कि इंडिया के ऊपर जो फॉरेन जो कंट्रीज थी जैसे यूरोपियंस वगैरह, तो इससे पहले कि दे विल अटैक ऑन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश दे शोड कि वी आर द वन टू कम टू प्रोटेक्ट इंडिया। ठीक है, रशिया से और दूसरी तरफ से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे कि दूसरी जो फोर्सेस हैं, जो फॉरेन इन्वेजन हैं, जैसे रशियंस वगैरह हैं, वो लोग आके जो है सिचुएशन का एडवांटेज ना ले पाए, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने आए थे। फिर इंडिया वॉज एन अल्टरनेट डेस्टिनेशन फॉर द ब्रिटिश। कैसे? क्योंकि व्हेन दे गॉट दे वर अनेबल टू अटेम्प्ट इन दिस इंडोनेशियन रीजन, तो वो वहां से हार गए थे विद द डच। यूरोपियन से जब हारे एंड व्हेन दे वर कमिंग बैक, तो व्हेन दे ट्राइड दे लक इन इंडिया, तो इत्तेफाक से दे वर सक्सेसफुल ओवर देयर, दे हैड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो इस वजह से इंडिया बिकेम देयर अल्टरनेट डेस्टिनेशन। दूसरा, बिकॉज इंडिया हैड अ वीक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, इस वजह से दे वर एबल टू ओवरकम ईआईसी जो था वो, इस वजह से इंडिया के अंदर आ पाया। एंड बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी इट केम इनटू इंडिया टू compete with the यूरोपियंस। यूरोपियंस में शामिल हो जाते हैं पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच पीपल। ठीक है, और इनसे compete करने के लिए, ताकि इनके मुताबिक जो पोर्चुगीज से जो इंडिया का ट्रेड चल रहा था उसके मुताबिक, उसके मुकाबले में अपने ट्रेड को ज्यादा फोकस करने के लिए जो थे, ईआईसी बेसिकली इंडिया में आई थी। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके थे। और यहाँ तक अगर सबको सब क्लियर भी हो गया रिव्यू में, तो प्लीज चैट में बता दें, सो विल मूव ऑन फर्दर। जी स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ईआईसी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। क्यों आई थी ट्रेड करने के लिए? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीजिंग। तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए, वो रॉ मटेरियल जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था, उस रॉ मटेरियल को अपने पास इंपोर्ट कराने के लिए ईआईसी बेसिकली इंडिया आई थी। उसके बाद अब वो रॉ मटेरियल्स क्या थे जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते थे? वो होते थे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, जूट, टी, शुगर। ये सारी चीजें इंग्लैंड को जरूरत थी इन सारी चीजों की। क्यों जरूरत थी? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो था, देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड बिगिन। तो इस वजह से इन ऑर्डर टू गेट दीज रॉ मटेरियल्स, ईआईसी इंडिया आई थी। ठीक है, ईआईसी बेसिकली अराइव टू इंडिया। फिर दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट्स इंडिया प्रोड्यूस करता था, दे वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल इन बल्क क्वांटिटी। इस वजह से भी ईआईसी केम टू इंडिया। ठीक है, तो ये तो उनका पहला रीजन व्हाई दे केम टू ट्रेड, एंड दिस इज द डिटेल फॉर देयर ट्रेड। तो in case if you get around a 14 marks question या a 7 marks question, तो you need to mention at least 3 points out of this why। ठीक है, तो उस 3 पॉइंट्स के अंदर यू व्हेन यू आर मेंशनिंग अ पॉइंट, तो उसकी डिटेल्स में यू हैव टू मेंशन दीज डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेलिंग कि ईआईसी केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, सो यू नीड टू टेल कि ट्रेड क्या करने आते थे। बेसिकली दे यूज टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल्स, दोज रॉ मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, एंड यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि
कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, जूट या टी वगैरह, ये सब इंग्लैंड को ज़रूरत होती थी, तो इस वजह से EIC जो थी इट केम इनटू इंडिया. उसके बाद what were the what was the another reason why EIC came to India? Basically, they were attracted by the wealth of India. ठीक है. एंड व्हाट वाज द वेल्थ ऑफ इंडिया? जो मुगल एम्परर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास बहुत सारे जेम्स के कलेक्शन थे. ठीक है. मुगल ट्रेजरी पूरे के पूरे प्रेशियस स्टोन से भरी हुई थी. ठीक है. अकबर ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रेजरी फॉर प्रेशियस स्टोन्स. जहांगीर जो कि दूसरे एम्परर थे, वो जेम्स के लवर थे. उनको डायमंड और जेड्स बहुत पसंद थे. जो मुगल एम्परर्स आते गए, दे वर ऑल rich in diamond, ruby, emerald, sapphire, gold. Betahasha, they had precious stones available. The Mughal treasury was containing different types of stone. It was full of wealth. ठीक है. तो इंडिया को उस जमाने में क्या बोला करते थे? एज द गोल्डन स्पैरो. ठीक है. और इसी इनॉर्मस वेल्थ की वजह से EIC was attracted by this wealth of India. So EIC came to the Indian subcontinent. ठीक है. साथ के साथ सब नोट करते जाएं, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें इन पॉइंट्स के. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग 2 seconds, फिर विल मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट इंडिया. फिर EIC क्यों आई थी इंडिया? बेसिकली टू प्रोटेक्ट इंडिया. ठीक है. इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे. कैसे आए थे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए? विल मूव ऑन. बेसिकली मुगल एम्पायर जो था वो उस जमाने में डिक्लाइन हो रहा था. औरंगजेब की डेथ के बाद, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, कि बहुत सारे जो थे डिफरेंट रूलर्स आ गए थे. तो EIC was the Mughal Empire was basically declining, was towards its downfall. It was at the verge of decline. तो अब जो बहुत सारे पीपल थे, जैसे कि रशियंस एंड अदर यूरोपियन नेशंस, they wanted to take advantage of this situation. They wanted to take advantage of this situation, and in order to protect India and to prevent Russia from having an access to the warm water of Arabian Sea. अरेबियन सी की तरफ से ही आप इंडिया की तरफ जाते हो ना, अगर आपने मैप को आपको पता हो वर्ल्ड मैप में. तो इससे पहले कि वो रशिया को प्रिवेंट करते ब्रिटिश, दे वांटेड टू प्रिवेंट रशिया, कि रशिया जो है वो अरेबियन सी के जरिए जो है वो इंडिया तक ना पहुंचे. तो ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया एंड दे डिक्लेयर्ड इंडिया एज देयर कॉलोनी. ठीक है. उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. ठीक है. एंड दिस वाज बेसिकली टू प्रिवेंट रशिया फ्रॉम entering India and having an access to the Arabian Sea water. ठीक है. Then India was an alternate destination for the British. ठीक है. कैसे? क्योंकि इनिशियली जब आपने EIC का पढ़ा तो इट वाज गिवन मोनोपोली इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है. लेकिन लेटर EIC कहाँ चली गई थी? दे वेंट टू ईस्ट इंडीज. ईस्ट इंडीज का मतलब है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशियन रीजन में चले गए थे. वहां पे डच का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था. EIC जो था इट वाज डिफीटेड बाय डच इन सम बैटल्स. तो डच ने ब्रिटिश को यानी कि EIC को उस इलाके से बाहर निकाल दिया. अब जब ये EIC वापस इंग्लैंड आ रहा था, सो दे सॉ इंडिया एंड दे डिसाइडेड टू ट्राई देयर लक. ठीक है. एंड इवेंचुअली दे बिकेम सक्सेसफुल इन देयर लक. दे सक्सीडेड बेसिकली. और उनकी सक्सीडिंग की वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ द वीक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल of the Indians. क्योंकि Mughal Empire basically was declining and many Mughal rulers were responsible for this decline. ठीक है. क्यों थे? Why were they responsible? Basically because, as I told you previously, कि they were pleasure seeking. ठीक है. They were just living a luxurious life and they were not looking towards the empire. और empire जो था वो बहुत vast था, बहुत huge था, उसको control करना बहुत मुश्किल था. औरंगजेब जो था उनकी भी लाइफ यही थी कि वो पैलेसेस बनाते, ह्यूज अमाउंट इस्तेमाल करते. ही वांटेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. ठीक है. तो एंड देयर वर सक्सेशन डिस्प्यूट्स. तो इन सारी वजूहात की वजह से मुगल रूलर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ देयर एम्पायर इटसेल्फ. फिर द मुगल आर्मी और उनकी एफिशिएंसी जो थी वो भी डिक्लाइन हुई थी. देयर एक्सपर्टाइज वाज डिक्लाइनिंग. इट वाज टुवर्ड्स द एंड. The rulers, they were fighting among themselves. That was succession disputes. Mughal administration was getting weaker. ठीक है. उसको रूल करना मुगल एम्पायर को बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था. EIC ने इसी सिचुएशन का एडवांटेज लिया
और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश अराइव हो गए। ठीक है, इस पार्ट की भी सब जो है नोट डाउन कर लें। ठीक है, और जिसने इसको नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले। आई एम गिविंग यू 2 seconds, देन we'll move on towards the last part. The last reason basically EIC क्यों आई थी, that was to compete with the Europeans. ठीक है, अब टू कीप compete with the Europeans क्या है ये बेसिकली, यूरोपियंस में बेसिकली यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज पीपल। और पोर्चुगीज जो थे दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट लिंक विद इंडिया। इन्होंने इंडिया के साथ बेसिकली डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया था। पोर्चुगीज के पास जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी जब जहांगीर मुगल एम्परर थे तो उस जमाने में पोर्चुगीज के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था उस जमाने में, क्योंकि इंडिया और यूरोप के बीच में जो था वो स्पाइस ट्रेड हुआ करती थी और उसके ऊपर दे हैड द कंट्रोल, पोर्चुगीज हैड द कंट्रोल बेसिकली ड्यूरिंग दिस ट्रेड। और वो ट्रेड जो था वो बहुत प्रॉफिटेबल होता था, बोथ फॉर द यूरोपियन नेशन यानी फॉर द पोर्चुगीज पीपल एज वेल एज द इंडिया। अब ब्रिटिश दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉफिट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉफिट्स EIC यानी कि देयर फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी इट केम टू इंडिया। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन बेसिकली कि EIC जो थी वो इंडिया आई क्यू। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ क्वेश्चन बेसिकली 4 मार्क्स से कभी कभी CI में आता है कि व्हाट इज EIC। ठीक है, तो आई हैव रिटन इट फॉर यू। तो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स। ठीक है, फिर 1600 के अंदर दिस कंपनी वॉज ग्रांटेड परमिशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये बता दिया कि EIC थी क्या। ठीक है, और अब आप ये बता रहे हैं कि EIC का व्हेन का पार्ट बता रहे हैं। पहले आपने बता दिया कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि ब्रिटिश मर्चेंट्स ने फाउंड आउट की थी। अब आप ये बता रहे हैं कि उनको 1600 के अंदर यानी व्हेन के पार्ट में आप बता रहे हैं कि इस कंपनी को परमिशन मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाए। फिर आप इनकी डिटेल बता रहे हैं कि इनकी पहली ट्रेडिंग शिप जो थी वो सूरत में लैंड हुई 1608 में, लेकिन इनको मुगल रूलर्स ने परमिशन दी ट्रेड करने के लिए इन 1612 में। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रेड ओवरऑल आपने बताना है। अब नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि इट्स जस्ट व्हाट वाज EIC। तो आपने ये बताया कि इनका जो ट्रेड था इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल और जिसकी वजह से इनके ट्रेडिंग पोस्ट बन गए थे। कहाँ पे, 3 एरियाज में बन गए थे। थ्री थ्री मेन बेसिस इनकी तैयार हो गई थी at 3 presidencies. ठीक है, and those presidencies are at Madras which was in 1640, at Bombay in 1664 and at Calcutta in 1690। अगर आप डेट मेंशन करना चाहें इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, एंड अगर आप ना मेंशन करना चाहें यू कैन जस्ट मेंशन द नेम। ठीक है, देन फिर EIC ने अब क्या किया, व्हाट वाज देयर एम, बेसिकली उनका एम ये था कि दे स्टार्टेड कीपिंग एन आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि नाउ दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे नीडेड एन आर्मी, तो इस वजह से दे केप्ट एन आर्मी। फिर 1686 में EIC फॉट अगेंस्ट औरंगजेब एंड दे वर डिफीटेड। ठीक है, सो दे वर फोर्स टू पे हैवी फाइन्स। अब ये हैवी फाइन्स किसको पे करने थे, बेसिकली EIC को करने थे। ठीक है, EIC को करने थे एंड EIC दे हैड टू पे दोज फाइन्स। ठीक है, उसके बाद फिर लेकिन EIC जो थी इट बिकेम मोर सक्सेसफुल इन फाइटिंग अगेंस्ट द यूरोपियन नेशन। वो यूरोपियन नेशन में क्या था, डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज। इवेंचुअली हमने पढ़ा है ना कि पोर्चुगीज के साथ जो ट्रेड हो रहा था इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल और ब्रिटिश जो था वो इस ट्रेड का एडवांटेज उठाना चाहते थे, इस वजह से वो इंडिया में आ गए थे। तो EIC जो था it became successful while they fighted with other European nations, and by the 18th century EIC it gradually grew into a military and political power, यानी कि it expanded a lot। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश की ये बेस बन चुकी थी, इनकी पूरी अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस ग्रो हो गई थी। ठीक है, तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी या व्हाई वाज ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन इंडिया,
तो यू कैन मेंशन बोथ द रीजंस, ठीक है, कि व्हाई दे वांटेड इट. No, these reasons are basically for the EIC. What is EIC? And the reasons which I gave you above, that is to for trade, yeah, to protect India, or to they, as they were attracted by the wealth of India, to compete with the Europeans. वो जो 7 reasons हैं, those 7 reasons are basically of EIC. Why EIC came to India? Why EIC came to India? के वो 7 reasons हैं. Has those. ठीक है, I'll just go up to show you those 7 reasons so that you will have no doubt. These 7 reasons, yeah, these 6 reasons are basically for the East India Company कि East India Company क्यों आई थी ट्रेड करने के लिए. I hope it's clear, Ahmedul Farm. Then we'll move on towards another topic, that is British expansion during the time period of 1750 to 1850. ठीक है, लेकिन इससे पहले I start this topic, I just want to know कि if everything is clear तो chat box में बता दें, and if everything is has been noted तो भी बता दें, and if someone wants to me to just scroll it up to just message me in the chat box, और जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले ले. Then we'll continue. These students, if everything is clear, ठीक है, so we'll move on. ठीक है, अब ब्रिटिश जो थी बेसिकली इंडिया आई थी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. ठीक है, और जब वो ट्रेड के लिए आई थी तो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, देन East India Company came for the purpose of trade, and then they captured India, and some of their attempts were successful and some were failure. ठीक है, तो व्हेन वी आर डन विद EAIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस ग्रो हो गया, तो नाउ बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश की ही कंपनी थी, ब्रिटिश की ही प्राइवेट कंपनी थी. तो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली इस कंपनी ने इंडिया को कैप्चर कर लिया. ब्रिटिश यानी कि व्हेन आई एम सेइंग दिस ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई जरूर थी इंडिया ट्रेड के पर्पज से, लेकिन इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली दे कैप्चर्ड इंडिया. When they captured India, इसके अंदर some of their attempts were successful and some of their attempts were failure. So we'll start off with the success attempts. ठीक है, we'll start off with the success attempts. So let's move on with the success attempt. तो उनका जो पहला अटेम्प्ट था दैट वाज बैटल ऑफ प्लाजे. अब बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ? इन 1757. ठीक है, और ये बैटल ऑफ प्लाजे था क्या? अब जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने आप को एक्सपैंड किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 जगह पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे. एंड व्हाट वर द ट्रेडिंग पोस्ट? एट मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 ट्रेडिंग पोस्ट बन गए थे, एट मद्रास, एट बॉम्बे एंड एट कलकत्ता. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लाजा बेसिकली इट वाज टुवर्ड्स कलकत्ता. अब इन 1757 ये कलकत्ता जो था ये ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था क्योंकि यहाँ पे इनका ट्रेडिंग पोस्ट बन चुका था. तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कलकत्ता पे अटैक किया और उन्होंने इसको कैप्चर किया. ठीक है, ब्रिटिश इस चीज से ऑफेंड हो गए. व्हेन दे गॉट ऑफेंडेड फ्रॉम दिस, दे सेंड एन आर्मी. ठीक है, और उनकी आर्मी का जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा. रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को दोबारा रिकैप्चर किया, और ये जो रिकैप्चर का प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली बैटल ऑफ प्लाजे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ प्लाजे कब हुई? 1757 में. ठीक है, क्या हुआ? Calcutta was under the capture of British. ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला he attacked on Calcutta
and he attacked on Calcutta and captured back it. ठीक है, British got offended from this, so they sent their army under Robert. They sent their army under Robert Clive. ठीक है, to attack Calcutta and recapture it. सही, दिस इज द बैटल ऑफ प्लाजे. अब इसके अंदर हुआ क्या था बेसिकली, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के एक क्लोज फॉलोअर थे, ठीक है, ही बिट्रेड हिम. एक्चुअली उन्होंने बिट्रे किया इसको. क्यों बिट्रे किया? क्योंकि ही वाज ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, एंड व्हेन ही बिट्रेड हिम, तो रॉबर्ट क्लाइव ही वॉन द बैटल एंड सिराजुद्दौला गॉट डिफीटेड. ठीक है, एंड व्हेन ही गॉट डिफीटेड, तो रॉबर्ट क्लाइव ने फिर क्या किया, ही फाइनली बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल, और उन्होंने मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब ऑफ बंगाल. तो ये वाली जो ब्रिटिश की अटेम्प्ट थी बेसिकली सक्सेसफुल हुई. ठीक है, तो विल जस्ट राइट इट फर्दर. तो मीर जाफर, who was a close follower of Sirajuddaulah, betrayed him. Robert Clive won the battle and Sirajuddaulah got defeated. ठीक है, फिर फाइनली इसने क्या कर दिया, क्योंकि ही ब्राइब्ड हिम, तो रॉबर्ट क्लाइव खुद क्या बन गए, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल. खुद बंगाल के गवर्नर बन गए, और उसको क्या बना दिया, मीर जाफर को उसको बना दिया नवाब ऑफ बंगाल. ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. तो बेसिकली ये वाली जो अटेम्प्ट थी ब्रिटिश की, दिस अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल. ठीक है, उसके बाद देन वी हैव द सेकंड अटेम्प्ट, दैट इज बैटल ऑफ बुगजार. ठीक है, ये बैटल ऑफ बुगजार, और ये बैटल कब हुई थी, बैटल ऑफ बुगजार बेसिकली इट टुक प्लेस इन 1764. ठीक है, सो इट टुक प्लेस इन 1764. इसके अंदर अब कौन थे, मीर जाफर. ठीक है, इन्होंने ज्वाइन हैंड्स किए थे शिवाउद्दौला के साथ. मीर जाफर, मीर कासिम सॉरी, he joined hands, यानी कि he came into alliance, he came into alliance with शिवाउद्दौला. ठीक है, अब ये मीर कासिम कौन थे, ये बेसिकली मीर जाफर के फादर इन लॉ थे. मीर जाफर के फादर इन लॉ थे. ठीक है, जिन्होंने अलायंस की, यानी कि हाथ मिलाए किसके साथ, शिवाउद्दौला के साथ. वो जो थे सिराजुद्दौला के भाई थे. ठीक है, फिर अब शिवाउद्दौला बेसिकली कौन थे, ये जो थे ना नवाब ऑफ ऊद थे. तो ही केम इनटू अलायंस विद द नवाब ऑफ ऊद, that is Shivaud-Dawla. Yeah, he formed an alliance. Mir Qasim formed an alliance with Nawab of Oud, Shivaud-Dawla. ठीक है, उसके बाद एंड इसके साथ एक और बंदे के साथ हाथ मिलाए थे, एंड शाह आलम टू. एंड शाह आलम टू बेसिकली कौन थे, ही वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया. उस दिन मैंने आपको सारे मुगल एम्पायर्स का वो दिखाया था. ठीक है,
तो मीर जाफर बेसिकली ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद नवाब ऑफ ऊद, यानी कि शिवा उद्दौला, एंड द एम्परर ऑफ इंडिया दैट इज शाह आलम टू। उसके बाद अब ये इनका पर्पस क्या था, बेसिकली द पर्पस वाज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने एक्चुअली इनकी जगह कलकत्ता कैप्चर कर लिया ना, इस वजह से दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे ब्रिटिश के जनरल कौन थे, वहां पे तो आर्मी के जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे, यहाँ पे ब्रिटिश के जनरल थे हेक्टर मुनरो, द ब्रिटिश जनरल हेक्टर मुनरो। ठीक है, ही वॉन अ सिंगल विक्ट्री ओवर देम, won a single victory over them, Shah Alam II. He was under the control of British now. इसका मतलब है if he is under the control of British, तो उनका जो एरिया ऊद है इट्स ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो इसके बाद फिर ब्रिटिश कहाँ कहाँ तक दे वर सक्सेसफुल इन अटेम्प्टिंग इट, तो ब्रिटिश वर सक्सेसफुल, ठीक है, इन कैप्चरिंग Allahabad, बिहार, बंगाल एंड ऊद। ठीक है, ये सब जो थे ब्रिटिश दे वर इजी टू कैप्चर दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, तो इन बोथ दीज बैटल्स, चाहे बैटल ऑफ प्लाजे हो या बैटल ऑफ बक्सार हो, बेसिकली ब्रिटिश बिकेम सक्सेसफुल। सीआई में यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट इज बैटल ऑफ प्लाजे एंड व्हाट इज बैटल ऑफ बक्सार ऑफ 4 मार्क्स। फिर इसके आगे ब्रिटिश ने फिर व्हाट वाज देयर अनदर अटेम्प्ट, ब्रिटिश की दूसरी अटेम्प्ट ये थी दैट दे एंटर्ड दिल्ली। ठीक है, ब्रिटिश एंटर्ड दिल्ली। ठीक है, और ये जो उनकी अटेम्प्ट थी बेसिकली कौन सी अटेम्प्ट थी, दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है वो बेसिकली इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कैपिटल है। तो वंस ये यहाँ पे एंटर हो गए, इसका मतलब है कि नाउ देर इजी, वो इंडिया के बिल्कुल मेन एरिया पे। तो ये व्हेन डिड दे एंटर इन इन दिल्ली इन 1803। ठीक है, अब इस जमाने में व्हेन द ब्रिटिश एंटर, तो यहाँ पे वो जो यूरोपियन की जो फोर्सेस थी, यानी कि डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, ठीक है, दे वर प्रेजेंट इन इंडिया एट दैट मोमेंट। ठीक है, अब ब्रिटिश को ऐसा डिफीट था, ऐसा खौफ था, ऐसा फेयर था कि मे बी फ्रेंच विल डिफीट द मराठास और वो खुद जो है ना दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो था वो किसके कंट्रोल में था, इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, उसके बेसिकली इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। यस, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। Delhi was the capital of India at that time. ठीक है, तो when the British entered in 1803, Europeans at that time they were present in India. So the British had a fear कि if the French defeat the Marathas and so they can easily capture Delhi, क्योंकि दिल्ली even though it was the capital of India, it was under the control of Marathas. ठीक है, तो दिल्ली was basically under the control of Marathas. उसके बाद British had a fear that French might defeat the and so they can capture Delhi. तो बिफोर, इससे पहले कि फ्रेंच ये करते, बिफोर फ्रेंच could do that, British arrived to India. ठीक है, the British they came to India and they defeated the Marathas and they captured Delhi as well as
शाह आलम टू जो कि उस टाइम मुगल एम्पायर का एम्परर था, उसको भी कैप्चर कर लिया। इसका क्या मतलब है, पूरी तरह से ब्रिटिश जो है, उनकी जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी, इट वाज कंप्लीटली, ठीक है। इसका मतलब है कि नाउ एट दैट टाइम ब्रिटिश वाज कंप्लीटली रूलिंग इंडिया, ठीक है। यानी कि द फुल ऑफ मुगल एम्पायर, फुल ऑफ इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये वाली भी जो अटेम्प्ट थी ब्रिटिश की, इट बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है। देन फिर हुई मैसूर की वॉर्स। दिस वाज आल्सो एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश एंड दिस अटेम्प्ट वाज आल्सो सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैसूर एक इलाका था, ठीक है, जहां के जो रूलर थे वो बेसिकली हैदर अली थे। तो हैदर अली वाज द रूलर ऑफ मैसूर। और ये मैसूर जो इलाका था, ये कहाँ था, बेसिकली हैदराबाद से थोड़ा आगे था। तो अब जब हैदर अली की डेथ हो गई, तो जो नेक्स्ट रूलर बने वो कौन बने, टीपू सुल्तान बने। तो टीपू सुल्तान was the next ruler after the death of हैदर अली, ठीक है। अब हुआ ये इन 1767, ब्रिटिश ने यहाँ पे कर ली अलायंस, ठीक है। ब्रिटिश had an alliance with the निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, एंड द मराठास। उन्होंने दोनों के साथ हाथ मिला लिया टू फाइट अगेंस्ट दिस मैसूर रूलर, यानी कि टू फाइट अगेंस्ट हैदर अली, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट द रूलर ऑफ मैसूर, हैदर अली, ठीक है। अब यहाँ पे मैसूर की 4 वॉर्स हुई। तो इन द फर्स्ट वॉर, ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर, ठीक है, हैदर अली डाइड, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ही बिकेम द रूलर। तो इन द सेकेंड मैसूर वॉर, हैदर अली died and Tipu Sultan became the new ruler of Mysore, ठीक है। then in the third war, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है, यानी कि थर्ड वॉर कब हुई थी, बेसिकली इन 1783। और सेकेंड वॉर बेसिकली कब हुई थी, 1781, ठीक है। फिर फर्स्ट वॉर 1767, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश, लेकिन फाइनली इन द फोर्थ मैसूर वॉर, मीर सादिक, जो कि किसके साथ थे, टीपू सुल्तान के साथ, ही बिट्रेड हिम। तो ही बिट्रेड हिम, मीर सादिक बिट्रेड टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश took control over the south of India, ठीक है। उसके बाद इन मैसूर वॉर्स के बाद क्या हुआ, डिफीट ऑफ मराठास, ठीक है। दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश। कैसे डिफीट ऑफ मराठास हुई, ऐसे हुई कि ड्यूरिंग दिस मैसूर वॉर, तो ब्रिटिश ने इनके साथ हाथ मिला लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ डिसाइड किया कि नाउ इट्स आवर टाइम टू अटैक डेक्कन,
ठीक है। और डेक्कन बेसिकली क्या था, इट वाज द कैपिटल एरिया ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का कैपिटल था डेक्कन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वाज इन 1818, इन 1818, ठीक है, ब्रिटिश एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद decided to attack Deccan. ठीक है, दिस इज कैपिटल ऑफ हैदराबाद। सही। देन यहाँ पे क्या कर दिया, दे डिसाइडेड, sorry, they defeated Marathas and they were successful in capturing Deccan. ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश की जो दूसरी अटेम्प्ट थी, दिस वाज आल्सो सक्सेसफुल। अभी तक हम ब्रिटिश की सारी क्या पढ़ रहे हैं, सक्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, देयर इज अनदर सक्सेस, दैट इज annexation of Sindh। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, इसका क्या मतलब है, नाउ ब्रिटिश ने जब एरियाज ले लिए, ब्रिटिश बेसिकली टुक ओवर दी डिफरेंट एरिया, जैसे कि बंगाल, ऊद, ठीक है, इलाहाबाद तक एक्सटेंड हो गए, साउथ ऑफ इंडिया तक एक्सटेंड हो गए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश अपनी एक्सपेंशन कर रहा है ना, ब्रिटिश इज ट्राइंग टू टेक ओवर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मराठास का एरिया भी कर लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर एरिया इज बेसिकली सिंध, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, तो अब सिंध के अंदर क्या हुआ, बेसिकली सिंध से पहले तो बेसिकली दे ट्राइड टू एनेक्सेट अफगानिस्तान, लेकिन दे वर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, वो उनकी अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल थी। फिर उसके बाद दे मूव्ड ऑन इन 1841। ठीक है, in 1841, ठीक है। अच्छा, let's do one thing, we'll do अफगानिस्तान, so that वो जो टाइमलाइन है वो आपको इजी रहेगी। इस तरह से था कि 1839 के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश ने कैप्चर किया था अफगानिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश कैप्चर्ड अफगानिस्तान एंड दे वर सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन हुआ ये, जो लोकल पीपल थे यानी द लोकल अफगान्स, ठीक है, दे स्टार्टेड अपोजिंग इट, and when they started opposing it, so in 1841 British had to leave Afghanistan। फिर यहाँ पे क्या हुआ, when they had to leave, so they were so humiliated। ठीक है, तो यहाँ पे in order, when they were humiliated from here, तो इस वजह से, ठीक है, they decided to annex Sindh। तो यहाँ पे हुआ एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इन 1841 as the British were humiliated, and they wanted to restore their pride, they wanted to restore back their pride। ठीक है, so the British forces entered Sindh under the leadership of Sir Charles नेपियर। ठीक है, ये कौन थे, ब्रिटिश की आर्मी के बंदे थे। ठीक है, अच्छा जी, सर चार्ल्स नेपियर, ही वाज वेरी सक्सेसफुल। किस चीज में सक्सेसफुल हुए, इन लेटिंग द अमीर्स ऑफ सिंध टू फाइट विद ईच अदर। ठीक है,
अब ये जो सिंध के जो अमीर्स होते हैं कौन होते हैं, बेसिकली जिस तरह हैदराबाद के निज़ाम है इस तरह सिंध के अमीर्स है, ठीक है, सिंध के आमिर्स आप बोल लो बेसिकली। तो दे वर वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग तो ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, जैसे ही उसने देखा कि दे आर फाइटिंग इन बिटवीन देम, सो ब्रिटिश टुक एडवांटेज एंड कैप्चर्ड सिंध। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ स्मॉल पार्ट इन दिस एनेक्सेशन ऑफ सिंध, वो बेसिकली द स्मॉल पार्ट इज जस्ट रिगार्डिंग, यहाँ पे जो ब्रिटिश ने बेसिकली जो अपना जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी, आर्मी का जो बंदा था सर चार्ल्स नेपियर, उसने जो सिंध के जो आमिर थे उनको आपस में लड़वाया था। तो अब आपस में लड़वाया कैसे था, वो जो बैटल है जिसमें उसने लड़वाया था उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ मियामी। ठीक है, अब व्हाट इज बैटल ऑफ मियामी, यहाँ पे ये बैटल हुई थी इन 1843। ठीक है, इट टुक प्लेस नहीं took place in 1843, it was between the British and Amirs of Sindh, सिंध के अमीरों के बीच में थी। It was basically between the British as well as the Amirs of Sindh। ठीक है, अब यहाँ पे था क्या, बेसिकली ब्रिटिश हैड 2800 troops, ठीक है, और देयर वर while on the other hand while there were 20,000 amirs of Sindh। ठीक है, ब्रिटिश was successful in defeating them। ठीक है, and so they captured खैरपुर as well। ठीक है, उन्होंने ये वाला इलाका भी जो था कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग दिस बैटल। ठीक है, फिर then the next part was basically annexation of Punjab and North West Frontier। ठीक है, ये दोनों एनेक्सेट हुए थे ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, हाउ वर दे एनेक्सेटेड, ठीक है, हुआ ये था, दिस एनेक्सेशन वाज बेसिकली फ्रॉम दिसंबर 1846 टिल 1849। ठीक है, अच्छा जी, अब पहले विल मूव ऑन टुवर्ड्स पंजाब। पंजाब किसके अंडर था, पंजाब वाज अंडर द रूलर ऑफ रंजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद अब पंजाब में प्रॉब्लम क्या थी, जैसी एक लीडर की डेथ होती थी उनके बेटे आ जाया करते थे, फिर अगेन देयर वर सक्सेशन डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग दीज लीडर्स। कैसे था, बेसिकली पंजाब वाज अंडर द रूल ऑफ रंजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद when in 1839 Ranjit Singh died, so his son Khadak Singh took over। ठीक है, उसके बाद after Khadak Singh then the next successor was Dilip Singh। तो after Khadak Singh Dilip Singh took over। ठीक है, तो ब्रिटिश was it was very easy for the British to defeat them and take over this area, क्योंकि बार बार सिखों के बीच में जो थी क्या हो रही थी,
वॉर हो रही थी, ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू डिफीट द सिख एम्पायर एंड टू कम ओवर एंड टेक ओवर पंजाब, ठीक है। तो देन British defeated them very easily and captured पंजाब, ठीक है। एंड सिमिलरली जब उन्होंने पंजाब कैप्चर कर लिया तो देन 3 years लेटर ब्रिटिश कैप्चर्ड NWFP, ठीक है, विदाउट एनी ट्रबल एज वेल। उसको भी इजिली कैप्चर कर लिया। दे कुड इजिली कैप्चर दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यू कैन मेंशन ओवर हियर प्रोविंस, ठीक है, विदाउट एनी ट्रबल। तो ओवरऑल बेसिकली क्या हुआ, इफ यू कंक्लूड योर आंसर तो यू कैन इजिली से कि ब्रिटिश वाज ओवरऑल ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग इंडिया। पूरी तरह से ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया, दे वर इज इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू टेक ओवर इंडिया, ठीक है। ये थे सारे रीजंस बेसिकली, और अगर ये क्लियर हो गए हैं तो प्लीज चैट में बता दें और सब इसको नोट भी कर लें। एंड इफ एनी पार्ट इज लेफ्ट तो बता दें, देन आई जस्ट टेल यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। Has everyone noted each and every part of this topic? ठीक है, फिर द CI टाइप का जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है, बेसिकली यू कैन गेट अ 14 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। दैट इज हाउ सक्सेसफुल was British attempt in capturing India between 1750 and 1850s, ठीक है। You need to explain your answer, ठीक है। This is basically a 14 marks क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द CI क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन अगर आप इसका आंसर लिखें तो बेसिकली यू नीड टू मेंशन regarding Battle of Plaza, then you need to mention regarding Battle of Buxar, then you need to mention कि British attacked on Delhi, yani the capital of India. Then you need to mention regarding the Mysore War. Then you need to mention कि British they defeated Marathas and they took over Deccan, ठीक है। Then you need to mention ब्रिटिश की एक्सपेंशन इंटरवेंशन जो कि हुई थी टुवर्ड्स द प्रोविंस, सो यू नीड टू मेंशन annexation that is in Afghanistan, then you need to mention in Sindh, then you need to mention in Punjab, then you need to mention in Northwest Frontier Province। तो बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एंड देन एट द एंड यू नीड टू मेंशन कि ओवरऑल ब्रिटिश जो था इट वाज इजीली एबल टू कैप्चर या टू टेक ओवर द रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का जो दूसरा सवाल आता है, यू नीड टू मेंशन द रीजन कि ब्रिटिश जो था वो क्यों सक्सेसफुल हुआ था। यू नीड टू मेंशन पहली बात तो ये कि इंडिया वाज वीक, ठीक है। और इंडिया वाज वीक कैसे, यू नीड टू टेल कि ब्रिटिश जो थे देवर having a greater expansion या greater influence towards India, और इंडिया के अंदर there was no uniting force। तो you can mention these points। इंडिया वीक कैसे था, because there was no uniting force, ठीक है। you can mention कि Mughal empire was declining, then you can mention कि often there were different rulers dispute, so dispute there were disputes between the rulers, ठीक है। then you can mention कि there were rulers, they were living
along just their life, they were just neglecting the aim, basically what they need to do in order to manage their empire. ठीक है? And you need to tell कि British began to have a greater influence. ठीक है? Then अब इसके अंदर आप दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? बेसिकली दूसरा पॉइंट आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश की जो थी वो स्ट्रेंथ, तो ब्रिटिश की स्ट्रेंथ आप कैसे बताएंगे? बेसिकली आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी. ठीक है? ब्रिटिश they were getting opportunities for trade. So British, they were very strong, they were well equipped, they had a better administrative system. ठीक है? And so British were able to rule large parts. ठीक है? तो when you are mentioning all this, you need to mention कि British का rule, basically you need to tell British rule, you need to explain British expansion. ठीक है? आपको बताना पड़ेगा British, they were well equipped. ठीक है? These were all the strengths due to which British was able to capture India and India was unable to resist. इसका एक और सवाल भी आता है, जैसा यहाँ ये लिखा हुआ है, हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश अटेम्प्ट इन कैप्चरिंग इंडिया. इसी तरह यहाँ पे आता है, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश अटेम्प्ट इन कैप्चरिंग इंडिया. यहाँ पे हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस to the British attempt in capturing India between 1750s and 1850s. Explain your answer. ठीक है? तो I'll just write both the question, just a second. तो आप ये दोनों सवाल नोट कर लें. How successful was the British attempt in capturing India between 1750s and 1850s, and how successful was Indian resistance to the British attempt in capturing India between 1750s and 1850s. ठीक है? आई होप यहां तक आप सबने नोट कर लिए. इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर ले. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट. ठीक है? एंड विद दिस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक. ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें. If someone wants to take any screenshot for any part, just let me know, so I'll scroll up the page. जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें. एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें. जी स्टूडेंट्स, ठीक है? सो वी आर डन विद आवर क्लास. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.